हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। अब देखिए, प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अनुपात। मतलब यदि कोई एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी। दो चीज़ों का आपस में ऐसा रिलेशन है। यदि कोई एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होगी उसके अनुपात में। इसको यहाँ पे इन्होंने एक उदाहरण से समझाया है कि जब मोहन प्रिपेयर टी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर, मतलब वो दो लोगों के लिए चाय बना रहा है, तब वो इतना दूध, इतना पानी, इतना चाय, इतना शक्कर डाल रहा है। अब यदि उसे यही चाय दो से ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है, जैसे यहाँ पे दिया है 5%, 5 लोगों के लिए बनाना है, तो उसको हर चीज़ बढ़ाना होगी। यदि वो 5 लोगों की चाय बना रहा है, उसमें उसने सिर्फ चीनी बढ़ा दी, सिर्फ शक्कर बढ़ा दी, पत्ती नहीं बढ़ाई तो चाय अच्छी नहीं बनेगी, या सिर्फ पानी बढ़ा दिया और बाकी चीज़ नहीं बढ़ाई तो चाय अच्छी नहीं बनेगी, या उसने दूध नहीं बढ़ाया तो चाय अच्छी नहीं बनेगी। मतलब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि यदि हम 1 कप चाय बनाने में आधा कप दूध, आधा कप पानी डालते हैं, तो 5 कप चाय बनाने के लिए हमको 2.5 कप पानी और 2.5 कप दूध डालना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का जो रेशो होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा और एक के कम होने पर दूसरा कम होगा। अब जैसे उसने 2 लोगों की चाय बना रहा है और 2 लोगों की चाय की जगह अब उसको 1 की चाय बनाना है, तो उसको जो कम करना है वो कम करना है। पानी आधा करेगा, दूध आधा करेगा, शक्कर आधी करेगा और चाय भी आधी करेगा, तब जाके उसकी चाय सही बनेगी। तो अब हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने देखो कुछ और भी उदाहरण दे रखे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स परचेज्ड इंक्रीज द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। यदि आपने कोई चीज़ खरीदी है और यदि आपने वो चीज़ की संख्या बढ़ा दी, 1 खरीदा तो मान लो 50 रुपये लगे, 2 खरीदा तो 100 रुपये लगे, तो यदि आप 10 खरीद रहे हो तो आपकी इधर जब संख्या बढ़ेगी तो उसकी परचेस की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर इन्होंने और इस तरह का उदाहरण दिया है, मोर द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक मोर इज़ द इंटरेस्ट अर्न। हम बैंक में जितना ज़्यादा पैसा जमा करेंगे हमको उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। फिर एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पे काम उल्टा हो रहा है। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो हम जितनी अपने उस व्हीकल की जितनी स्पीड को बढ़ाएंगे हमको उस जगह पर पहुंचने में समय उतना ही कम लगेगा। फिर एक दिया है, फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर आर वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। यदि कहीं पे कोई काम दिया जा रहा है तो वहाँ पे वर्कर्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट। यदि एक व्यक्ति काम करेगा तो क्या होगा? काम धीरे होगा। यदि 2 व्यक्ति काम करेंगे तो काम थोड़ा और जल्दी होगा। यदि 10 व्यक्ति काम करेंगे तो काम और जल्दी होगा। नहीं तो क्या होगा? एक ही व्यक्ति 10 दिन तक काम करता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे काम उतना कम समय में पूरा होगा, लेस टाइम, उतने ही कम समय में पूरा होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 उदाहरण दिए हैं। इन 4 उदाहरण में ऊपर के जो 2 उदाहरण हैं वो ये बताते हैं कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट ऐसा रिलेशन है कि एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि वन क्वांटिटी
लीड्स टू चेंज इन द अदर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे सेकंड वाले के लिखा है, वी फाइंड द क्वांटिटी ईच आइटम नीडेड टू मोहन और द टाइम 5 स्टूडेंट्स टेकन टू कंप्लीट द जॉब। नहीं, ये अलग उदाहरण है। हम ऐसे देखते हैं कि ये जो दो हैं, इन दो में क्या हो रहा है, एक के बढ़ाने पे दूसरा बढ़ रहा है, एक के बढ़ाने पे दूसरा बढ़ रहा है। लेकिन नीचे के जो दो उदाहरण हैं उसमें एक के बढ़ाने पर दूसरा कम हो रहा है और यहाँ भी एक के बढ़ाने पर दूसरा कम हो रहा है। तो ये दो उदाहरण एक चीज़ दिखाते हैं और ये दो उदाहरण दूसरी चीज़ दिखाते हैं। अब हम जो सवाल करेंगे उस सवाल में हमें दो तरह के प्रपोर्शन मिलेंगे, एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इन्वर्स। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। पहले प्रपोर्शन का मतलब तो हमने ये समझा कि दो चीज़ों का ऐसा रिलेशन है कि एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा है। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज 36, देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर। यदि 1 किलो शुगर 36 रुपीज़ की है तो 3 kg कितने की होगी। ठीक है, अब देखिए इसको इन्होंने एक चार्ट से समझाया है। ये चार्ट है, यहाँ पे हमने लिख दिया शुगर, यहाँ पे कास्ट 1, 3, 5, 6, 8, 10 जितनी भी हम लेते हैं वो यहाँ लिख रहे हैं। 1 kg के 36 हैं तो 3 के, तो ये जो प्राइस है इसमें हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 kg था तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 36 हो जाएगा 108। फिर यदि 5 kg शुगर लेते हैं हम, देखिए हम बाज़ार में जाते हैं तो हम यही करते हैं कि बाज़ार में जो कीमत लिखी होती किसी भी चीज़ पे कि ये 1 किलो इतने रुपए की है, तो हमको यदि 3 kg लेना है तो हम क्या करते हैं, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको उसकी कीमत पता चलेगी कितने रुपए हमें देना है। 5 kg लेना है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो कीमत है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कीमत है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कीमत मिली हमको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये टेबल में ऊपर जो लिखा है क्या है, ये जो था 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इस 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इस 1 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। अब इसको हम दूसरी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 10 आया। अब ये बताना है हमको कि यहाँ पे 10 kg शुगर की कीमत कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब 36 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ की संख्या आ जाएगी, यह आ जाएगा 360। ऐसे ही 1 में 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 8 आया। तो 36 में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 36 × 8 आएगा, जो इसका प्रपोर्शन होगा। देखिए प्रपोर्शन में क्या होता है, हमने इसको इस तरह से समझा है कि इसमें इन संख्याओं से मल्टीप्लाई किया, जिस संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी संख्या से तो हमको ये चीज़ें मिली है। ठीक है, अब यदि हम इसको सॉल्व करें, सिंपल करें तो क्या होगा, यहाँ पे है हमारे पास 3/108। यदि 3/108 जो है इसको हम 3 से कैंसिल करें तो फिर से 1/36 आ जाएगा। यदि यहाँ पे संख्या आ रही है अपनी 5/180, इस 5/180 को हम 5 से जो हमने मल्टीप्लाई किया था 5 से फिर से डिवाइड कर दें दोनों को, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से 1/36 आएगा। जितनी भी संख्याएं हैं उन सारी संख्याओं को यदि हम किसी एक ही संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो जो आता है वो उसका मेन रेशो होता है। और ये रेशो यदि आपको हर संख्या में बराबर आ रहा है, 3/108 का जो रेशो है 10/360 का भी वही रेशो है, तो हम कहेंगे कि ये संख्या प्रपोर्शन में है। जितनी भी संख्याएं दे रखी है उन सबका रेशो हमको एक रिजल्ट मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये संख्याएं प्रपोर्शन में है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए आपको एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे पेट्रोल की
मात्रा दे रखी है और यहाँ पे पेट्रोल के इतने पेट्रोल के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दी है। मतलब 4 लीटर पेट्रोल में कोई गाड़ी 60 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर में वो 180 किलोमीटर चलती है। यदि यही प्रपोर्शन है तो आप बता सकते हो कि 8 किलोमीटर में कितना चलेगी, 15 किलोमीटर में कितना चलेगी, 20 किलोमीटर में कितना चलेगी। इसको हम कहेंगे प्रपोर्शन। तो इस प्रपोर्शन को हम इस तरह से कहेंगे कि इस वाली चीज़ को हमने x माना और इस वाली चीज़ को हमने y माना। यदि ये x और y है और ये प्रपोर्शन में है तो इन दो प्रपोर्शन जो है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अपन ने 5 से मल्टीप्लाई किया था और 5 से ही डिवाइड कर दिया तो हमको सेम संख्या मिलनी चाहिए ये वाली। तो ऐसे ही इनका प्रपोर्शन जो है x और y का प्रपोर्शन डायरेक्ट प्रपोर्शन कहलाएगा जब x अपॉन y बराबर k या संख्या हो सकती है, हम k लिखें या a लिखें। जनरली हम कांस्टेंट को k से डिनोट करते हैं, या x बराबर हो जाएगा k y के। यदि ये चीज़ है तो हम कहेंगे कि ये प्रपोर्शन में है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। 4/60 है और 12/80 है। इसको यदि हम हल करें तो हमको एक प्रपोर्शन मिलना चाहिए। यदि हमने 4 से इसको कैंसिल किया तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2, 1 और 5, 4 5 जा 20, तो 1/15 आता है। तो यदि 12/180 को कैंसिल करते हैं तब भी हमको 1/15 आता है, तो हम कहेंगे कि ये प्रपोर्शन में है। वेयर 4 and 12 आर क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोल कंज्यूम in liters and 60 and 180 are the distance y in kilometers. So when x and y are direct proportion then x1 upon y1 equal x2 upon y2। इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। इसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि यदि हम किसी कांस्टेंट k के बराबर माने तो 4 = 60 × k, तो 12 इक्वल भी हो जाएगा 180 × k, और वो k जो है उसका मान नहीं बदलेगा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जहाँ पे y1 y2 आर द वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 ऑफ द x रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ये तो हो गई डेफिनेशन डायरेक्ट प्रपोर्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ करने को दिया गया है। टी टाइम पास्ड इन मिनट्स एंड एंगल टर्न। कोई चीज़ चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, कुछ चल रहा है, तो एक निश्चित एंगल से वो चीज़ घूमती है तो उसमें कितना टाइम लगता है वो बताया गया है। तो किसी चीज़ को 90 डिग्री तक घूमने में 15 मिनट लगते हैं, तो 30 मिनट लगेंगे तब तक कितने डिग्री घूम जाएगा, 180। फिर 45 मिनट में कितना घूम जाएगा, तो यहाँ 90 था, यहाँ 180 था, तो यहाँ 270 आ जाएगा। अब हमको बताना है 60 डिग्री में कितना घूमेगा, तो हम इसका प्रपोर्शन निकालेंगे। किस मेथड से, x1/x2 और y1/y2 से। या इनका प्रपोर्शन जो होता है, प्रपोर्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं, T1 और T2 का प्रपोर्शन और A2 के प्रपोर्शन के बराबर है। देखिए अभी तक हमने क्या किया था, T1/A1 T2/A2। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, T1 और T2 का प्रपोर्शन बराबर है A1 और A2 के। तो देखिए T1 और T2 का क्या प्रपोर्शन है, ये 15 और ये 30। ये एक जितना है, मतलब इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 1 और 2 का रेशो है। तो इन दोनों का यदि 1 और 2 का रेशो है तो यहाँ पे भी 1 और 2 का रेशो चाहिए हमें। तो यहाँ पे 90 है तो 90 का दुगना जो है वो हम यहाँ लिखेंगे,
तब हमें इसकी संख्या मिलेगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा 180। इस तरह से इसका रेशो देखते हैं। ये देखिए T1 T2 का रेशो बराबर है A1 और A2 के, क्योंकि T1 T2 जो है 15 और 30 है तो 1 और 2 का रेशो है, तो A1 A2 में 90 और 180 का रेशो होगा तो 1 और 2 का रेशो होगा। अब हम T2 और T3 का रेशो देखेंगे तो A2 और A3 का रेशो हो जाएगा। T3 और T4 का रेशो देखेंगे तो A3 और A4 का रेशो हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन पूरा करना है और यहाँ पे जगह को भरना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे T और A का रेशो आपको लिखना है। ये जगह जो भर दोगे आप तो इनका रेशो मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिए ये इन्होंने क्वेश्चन आपको खुद हल करने को कहा है, तो आप इसको पढ़िए और हल करके देखिए। आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स की एज और उनकी मदर्स की एज लेना है और ये टेबल भरना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी करने के लिए आपको दिया गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको देखना है x और y क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। देखिए 20 और 40, हमको इनमें रिलेशन ढूंढना है। 17 और 34, 14 और 28, 11 और 22। तो इनको 2 और 4, 5 और 10, इनको देखने से हमें पता चल रहा है कि ऊपर जो भी नंबर है नीचे उसका दुगना नंबर है। ठीक है, 2 और 4, 5 और 10, 8 और 16। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि x और y का जो रेशो है वो 1 और 2 का रेशो है। मतलब फाइनली इन सबको यदि हम कैंसिल करके दें तो सबको हल करने पे 1 और 2 आ रहा है। मतलब इन सबका रेशो बराबर है। संख्या चाहे कुछ भी हो, रेशो इनका बराबर है। ये 1 और 2 के रेशो में है। अब देखिए यहाँ पे 6, 4, 10, 8, 14, यहाँ पे तो हमको एकदम से पता चल रहा था, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि क्या ये संख्या जो है ऐसे किसी फॉर्म में है कि किसी संख्या का दुगना करने पे ये मिल रहा है, या कोई ख़ास संबंध दिख रहा है। देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें 2 का अंतर है, इसमें और इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें और इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। मतलब यहाँ पे इनका जो संबंध है उसमें सब में से यदि हम 2, 2, 2 कम कर दें तो संख्या उसके बराबर हो जाती है। तो इसमें ये रिलेशन हो गया। यहाँ पे 5 और 15, 8 और 24, 12 और 36। तो यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर जो संख्या है उसका 3 गुना ये है। 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। तो ये 1 और 3 का रेशो हो गया। ठीक है, अब इनको देखते हैं यदि हम, तो यहाँ तो ये दिख रहा है, लेकिन लास्ट में जाते जाते क्या हो रहा है 20/100। तो यहाँ पे इसको हमने हल किया तो 0 से 0 हट गया, 2/5, 1/5। मतलब ये रेशो जो है, ये रेशो यहाँ पे 1/3 था और यहाँ पे 1/5 हो गया। मतलब ये सब प्रपोर्शन में नहीं है। 1, 2 और 3 तीनों के अलग अलग हैं और इनको देख के आपको यही ऑब्जर्व करना है कि कौन सी संख्या प्रपोर्शन में है और कौन सी संख्या प्रपोर्शन में नहीं है। अब यहाँ पे जो सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो ये 2y2, 4y3, 5, 210। इनको देख के आपको y2, y4, y5 की वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए हमारा संबंध जो है प्रपोर्शन का, वो ये कहता है कि यदि संख्या प्रपोर्शन में है, हम वी मेक यूज द रिलेशन ऑफ टाइप x1/y1 = x2/y2। तो जो संख्या हमारे पास है उसकी वैल्यू हम रख देंगे। x1 हमारे पास 5 है, और ये देखिए 5, देखिए हम के जो नॉन है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये 2 अननोन है तो इनको नहीं लेंगे, एक नॉन और एक अननोन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये 5 के साथ 210 है, तो दूसरा हम ये और ये ले सकते हैं या फिर ये और ये ले सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने लिया है 5 210 और x2 लिया है हमने 2, मतलब पहले वाला। तो अब हमको इसका y2 निकालना है, तो ये y2 इसके साथ निकालेंगे। 5/210 इक्वल 2/52 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इनका, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ये संख्या मिलेगी। अब हमको y2 चाहिए, तो 5 से हम इसको फिर से डिवाइड कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वो संख्या 2 के नीचे आएगी। यहाँ पे ये जो y2 है ना, यहाँ पे आएगी संख्या, तो y2 हमारा आ जाएगा 84। इस तरह से सवाल आपको करना है। अब देखिए जो एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे करना है, तो आप आगे के सवाल समझ के करने की कोशिश करना। आपकी एक्सरसाइज है 13.1। 13.1 का पहला सवाल देखिए, आपको यहाँ पे दिया है फॉलोइंग आर कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। किसी रेलवे स्टेशन पे कार पार्क करने के ये चार्ज हैं। 4 घंटे के लिए यदि करते हो तो 60 रुपीज़, 8 घंटे के लिए करते हो तो 100, 12 के लिए 140, 24 के लिए 180। आपको ये बताना है कि क्या ये प्रपोर्शन में हैं। देखिए हमने इसकी इस तरह से टेबल बना ली, एक को x नाम दिया, एक को y। ये एक x है और एक y है। अब इसको हम x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 कहेंगे। हम कहेंगे कि यदि ये प्रपोर्शन में है तो x1/x2 बराबर होना चाहिए y1/y2 के, या x1/y1 बराबर होना चाहिए x2/y2 के। अभी जो हमने सॉल्व एग्जाम्पल देखा था उसके आधार पे हम इसका और इसका प्रपोर्शन भी देख सकते हैं। इसका और इसका प्रपोर्शन बराबर होगा इसके और इसके, या फिर इन दोनों का प्रपोर्शन बराबर होगा इन दोनों के। तो हम यदि ऐसा लिखते हैं तो देखिए ये x1 हमने 4 लिया, y1 60 लिया, तो 4 और 60। x2 हमने 8 लिया, y2 हमने 100 लिया, तो ये 8 और 100। इसको हम हल करके देखें तो 4 को इससे कैंसिल किया तो 1/15 आया, और 8/100 को हल किया तो 2/20। 1/15 बराबर नहीं है 2/25 के। यहाँ से हमको ये रिजल्ट मिल रहा है 1/15 बराबर नहीं है 2/25 के, मतलब ये प्रपोर्शन में नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा नो। फिर देखिए अगला हमने लिया x2 y2 और x3 y3, 8/100 और 12/140। यहाँ तो हमने देखा था कि 2 और 25 आ रहा है, इसको कैंसिल करके देखा हमने तो 3 और 35 आ रहा है। मतलब क्या होता है, हमने अभी शुरू में देखा था कि जिस संख्या से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही संख्या मिल रही थी, तो यहाँ पे हम एक ही संख्या से दोनों को डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको अलग से कर दिया इसको अलग से, एक ही संख्या से दोनों को डिवाइड करेंगे, और जो संख्या हमको मिलती है वो संख्या दूसरे वाले प्रपोर्शन के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है 2/25 और दूसरा मिल रहा है 3/35। तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, इसलिए ये भी प्रपोर्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी नो होगा। तो इस तरह से अब आप इसके बाकी के क्वेश्चंस कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला पूरा करना है आपको। उसके बाद ये जो टेबल है ये टेबल आपको पूरी करनी है। तो आप क्या करना है, x2 y2, तो y2 निकाल लेना, फिर इन दोनों से ये निकालना, फिर इन दोनों से ये निकालना, फिर इन दोनों से ये निकालना। इस तरह से करके आप ये क्वेश्चंस पूरे करना। जितने क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं उतने करोगे आप, और जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उनको देख के कॉपी में लिखना, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि अपने को क्वेश्चन कैसे करना है। और कॉपी कंप्लीट करने के बाद कॉपी की फ़ोटो खींच के भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत कम लड़कियों के रिस्पांस मिल रहे हैं, आपकी अटेंडेंस भी बहुत कम मिल रही है, इससे पता नहीं चल पाता है कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
तो आप लोगों को वार्षिक परीक्षा आ रही है, अच्छे से तैयारी करना है और आप मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।